नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक देश में बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। खास बात यह है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है और दोनों जगह बीजेपी पर अन्याय के आरोप लगे हैं। आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां आखिरकार विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना में दो फाड़ करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके गुट के सभी विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को 31 दिसंबर तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी समय सीमा 10 दिन तक बढ़ा दी गई और आखिरकार आज फैसला आया, जिसमें अनुमान के मुताबिक शिंदे गुट की ही जीत हुई है। नार्वेकर ने 1999 के शिवसेना के संविधान को मान्य कहते हुए शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है और इससे पहले चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुनाने में चाहे लंबा वक्त लिया गया हो, लेकिन सभी को एहसास था कि बीजेपी के राज में किसी भी तरह उद्धव गुट को जीत नहीं मिलेगी। अब फैसले के पीछे चाहे जो भी तर्क दिए जाएं, लेकिन ये तो जाहिर ही है कि बीजेपी के सहयोग से एक पार्टी में फूट डालकर उसके मंत्रियों और विधायकों को खरीदकर बीजेपी को सत्ता में लाया गया। पिछले चुनावों में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा, जिसमें बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन 2022 में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और सत्ता में बीजेपी आ गई। उसके बाद से शिवसेना में नाम और निशान की लड़ाई चली, जिस पर आज उद्धव गुट को एक और मात मिली है। लेकिन ये शिवसेना और समूचे लोकतंत्र के लिए एक नई लड़ाई का ऐलान भी है। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि ये वो मामला है जो साबित करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। ये देश में लोकतंत्र के लिए निर्णायक कारक बनने जा रहा है, ये कहा था उद्धव ठाकरे ने। आपको बता दूं कि आज का फैसला आने से पहले स्पीकर नार्वेकर, राहुल नार्वेकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर भी उद्धव गुट ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब इंसाफ की लड़ाई में नियत और नैतिकता के सवाल हाशिए पर धकेल दिए जा रहे हैं और यही सवाल आज मणिपुर में भी उठा, जिसमें राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कार्यक्रम के लिए बीजेपी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां से निकलनी थी, वहां पर उस ग्राउंड पर एक रैली भी होनी थी, लेकिन उस ग्राउंड पर राहुल गांधी रैली नहीं कर सकते हैं, वहां से यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी ढंग की कोई भी रैली राहुल गांधी मणिपुर में नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है मणिपुर सरकार की तरफ से। बहाना सुरक्षा व्यवस्था और कानून का है, लेकिन असल बात यह है, आप सब जानते हैं कि क्या है। असल बात क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। वैसे भी न्याय की इस यात्रा के लिए चकाचौंध और तामझाम से जरूरी वो संदेश है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किसी भी किस्म के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान कहा था कि आपको अखाड़े में होना चाहिए, न्याय की लड़ाई सड़कों पर हम लोगों को यानी राजनीतिक दलों को लड़ना होगा। तो राहुल अब एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए हैं और देश के हालात इस वक्त जैसे बन गए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब इंडिया के बाकी दल भी इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। आज के फैसले से पहले ही उद्धव ठाकरे ने बता दिया था कि फैसला उनके पक्ष में न आने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और अब साफ है कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। यानी उद्धव गुट भी न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेगा। और इस वक्त महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इससे जाहिर हो रहा है कि उद्धव गुट की लड़ाई में अब कांग्रेस और एनसीपी भी साथ देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तीनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शिवसेना की तरह एनसीपी भी बीजेपी के कारण टूट का शिकार हुई है और तो अब पवार गुट भी संभल कर आगे बढ़ेगा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन एक है, हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या 2024 के चुनाव भाजपा बनाम न्याय और लोकतंत्र होने जा रहा है? दरअसल आज की सियासी हलचल यही बता रही है। आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन इस लड़ाई में किस पर भारी पड़ सकता है। बहुत मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक या मणिपुर से लेकर मुंबई तक
जो एक न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, तो दूसरी तरफ अन्याय पर जीत के लिए भी ये यात्रा मानी जाएगी, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे आज जो फैसला आया है, राहुल नार्वेकर जो वहां के लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, तो विधानसभा अध्यक्ष ने साफ साफ इनको अब उस पार्टी से अलग कर दिया है। यानी जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, अब उसके जो वंशज हैं वो उस पार्टी के हकदार नहीं हैं। और ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी पहले यही फैसला सुनाया था। अब इसके बाद लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, लेकिन एक लड़ाई उधर मणिपुर से भी शुरू हो रही है। उस लड़ाई में पहली ही बाजी जो है वो कांग्रेस के हाथ आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां कांग्रेस को उस ग्राउंड पर जहां से इस यात्रा की शुरुआत होनी है उस ग्राउंड पर अनुमति न देने के कारण बीजेपी कहीं ना कहीं हारी हुई नजर आ रही है। आइए मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश की सियासत में जो बड़ी हलचल है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। शकील जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, कैसे देखा जाए, एक लड़ाई मणिपुर, दूसरी लड़ाई महाराष्ट्र से ही शुरुआत कीजिए और मणिपुर तक पहुंचते हैं। क्या कुछ आप देखते हैं जो हलचल महाराष्ट्र में चल रही है इस वक्त भी? इतना बड़ा 1200 पन्नों का वो फैसला है, उसको पढ़े जा रहे हैं राहुल नार्वेकर साहब, पता नहीं कब तक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो बताना था वो बता चुके हैं कि जिसकी सरकार है उसी की सरकार रहेगी। और एकनाथ शिंदे पाक साफ हैं। लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में। शकील अख्तर जी। राजीव जी, ये सब चीजें जो हैं इंडिया के लिए, विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चेतावनियां हैं। ये विपक्षी गठबंधन को मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगर अब भी वो लोग 1-1, 2-2 सीटों पर झगड़ते रहे तो उनका क्या हाल होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र में सबको मालूम था कि विधानसभा अध्यक्ष का यही फैसला आने वाला है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए और इसके लिए इस साल की तारीख रखी थी कि इस साल के अंत तक यह फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन 1.5-2 साल हो रहे हैं, अभी तक उस फैसले को लगातार लटकाया जाता रहा और उसके बाद भी वही फैसला हुआ जिसके बारे में सबको मालूम था कि यह न तो किसी भी रूप से महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार्य है, न शिवसेना के कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य है, न नैतिक दृष्टि से उचित है, न कानूनी दृष्टि से उचित है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है वो, उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में इसी तरह सरकार गिराई गई, कर्नाटक में इसी तरह की सरकार बनाई गई, महाराष्ट्र अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। कितने राज्य गिनवाए हम आपको। और महाराष्ट्र में यह होने से जो सबसे बड़ा राजनीतिक फॉलआउट होगा वो ये होगा कि जो करीब करीब बातचीत तय हो गई है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस, तो ये अब नतीजे में पहुंच जाएगी। वहां पे अब ज्यादा झगड़ा नहीं बचा है, 1-2 सीटों का बचा है और वो खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि ये ऐसी चेतावनियां हैं कि जिनको अब इंडिया गठबंधन को सुनना ही पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन से हमारा मतलब है हर दल को। कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इस वक्त बचा हुआ हो या अपने आप को सुरक्षित समझ रहा हो। 2-2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका रखी है। कभी इससे पहले सुना कि 2 मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन झारखंड के और दिल्ली के केजरीवाल, कभी भी किसी भी क्षण वो गिरफ्तार हो सकते हैं। और मणिपुर में प्रधानमंत्री खुद नहीं गए। राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा की शुरुआत वहां से होने जा रही है। एक यात्रा
वो उस वक्त करके आए जब मणिपुर सबसे ज्यादा जल रहा था, और वहां जाके उन्होंने दोनों समुदायों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द सुने और आके बताया कि वहां कितनी गंभीर स्थिति है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और अब अपनी यात्रा जो राहुल निकाल रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, उन्हें क्या जरूरत थी मणिपुर चुनने की? वो कहीं से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि भाई मणिपुर पे ध्यान दो। 8 महीने से ज्यादा हो गए, कितने लोग मरे हैं अब तो उनका कोई हिसाब भी नहीं है। कुछ लाशों का पता चलता है और कुछ डेड बॉडीज का अब पता भी नहीं चलता है। और ऐसे में वहां की जो राज्य सरकार है, जिसके ऊपर इस पूरे जनसंहार का आरोप है, सारे विपक्षी दल, मणिपुर के विपक्षी दल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शह पर ही ये सारा का सारा नियोजित नरसंहार वहां पे हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि आप मणिपुर से यात्रा ही नहीं निकाल सकते। ये देश में क्या हो रहा है? जी। क्या कभी ऐसा सुना आपने कि मणिपुर से आप यात्रा नहीं निकाल सकते? इसका मतलब इसके बाद वाले राज्यों में भी जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो यही कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल की इस दूसरी यात्रा से वो और ज्यादा डरे हुए हैं, और ज्यादा घबराहट फैल गई है कि चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की यात्रा जो डेंट करने वाली है, राहुल गांधी की यात्रा जो देश में माहौल बनाने वाली है, उसका मुकाबला वो राजनीतिक रूप से नहीं कर सकते हैं, और उसका मुकाबला वो इस यात्रा को रोक के ही कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मालूम है, सबको मालूम है कि राहुल में जो एक खासियत है, सबसे बड़ी, हर आदमी में गुण सब होते हैं, और राहुल का एक गुण जो सबसे विशिष्ट है, जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, वो है बिना डरे लगातार लड़ते रहना, जी। हताश नहीं होना। तो राहुल गांधी श्रीनगर में, आपको याद है, कश्मीर के अंदर जब जा रहे थे तो वहां उनकी यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन राहुल वहां पे भी पैदल चलते रहे और श्रीनगर पहुंचे थे। बहुत उन्हें चेतावनी दी गई कि आप कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते, लेकिन राहुल चले। तो अब जो है, इस बात को विपक्षी गठबंधन को बहुत साफ साफ समझ जाना चाहिए कि यह उनके पास आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसके बाद मोदी जी का हैट्रिक हो गया तो ये यात्रा व्यात्रा रोकने की बात तो अलग है, ये विपक्षी नेता घरों से भी नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी इतने साहस का काम कर रहे हैं, एक यात्रा फिर से निकाल रहे हैं। सारे विपक्ष के नेताओं का इसका समर्थन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग करके एक कड़े मुकाबले की स्थिति बनाना चाहिए। जी जी राजीव जी। बिल्कुल जी। एक कंफ्यूजन है, जरा हमारे दर्शकों में भी कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देना चाहता हूं। राहुल गांधी की यात्रा जहां से वो निकालना चाहते थे मणिपुर से, वहां से उस यात्रा को निकालने की मंजूरी नहीं है, इसलिए हम लगातार ये कह रहे हैं। और हमारे स्क्रॉल पे आप देख रहे होंगे आंशिक मंजूरी। आंशिक मंजूरी का मतलब यही है कि आप जा सकते हैं, कुछ लिमिट, सीमित जिसको कहते हैं हिंदी में, सीमित लोगों के साथ आप जा सकते हैं, मणिपुर से गुजर सकते हैं, लेकिन आप रैली नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है मणिपुर सरकार की तरफ से। यानी कि एक जगह जहां से यात्रा निकल रही है वहां राहुल गांधी खड़े होकर भाषण भी नहीं दे सकते, कुछ लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर सकते। तो यह कैसी मंजूरी है? इसलिए हम लिखने के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे नीचे आप देख रहे हैं, इसमें स्क्रॉल में आप अभी देख रहे थे कि आंशिक मंजूरी दी गई है। तो ये जो अगर कंफ्यूजन है तो इसको दूर कर लीजिए, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। और जो हम बता रहे हैं, जिस पर भी बात हम लोग कर रहे हैं, शकील अख्तर जी अपनी बात रख रहे थे और शुरुआत में अपनी भूमिका में मैं भी वो बात रख चुका हूं कि इस यात्रा को मणिपुर सरकार कहें तो अभी तक मंजूरी उस हिसाब से नहीं दी है जिसमें वहां से ये यात्रा निकल रही है। और चूंकि आप बीजेपी की सरकार आपकी वहां पे है, वहां पे आप अपनी रैली करेंगे, वहां लोकल कुछ और कार्यक्रम होंगे। अभी अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, वहां पे मुख्यमंत्री जी उस रैली में भाग लिए गए, तो वो रैली होगी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है इसलिए रैली नहीं हो सकती है। और वहां की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं वहां के सीएम बीरेन सिंह। तो समझ सकते हैं कि क्या हाल है मणिपुर का और डबल इंजन की सरकार का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको भी स्क्रीन पर ले आता हूं। ब्रेक
14 विधायक जिनके खिलाफ भी मामला गया था, उनकी सदस्यता भी मान्य होगी। मतलब न तुम जीते न हम हारे वाली बात है, लेकिन साथ साथ उधर अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हम खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, ये आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। जो 1200 पन्ने की जो रिपोर्ट है, जो फैसला है, उसको पढ़ रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, और उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें एक बहुत बड़ा फैसला यह है कि शिंदे सरकार नहीं जा रही है, नहीं गिर रही है। शिंदे साहब जो हैं और ये जो शिवसेना है वो उन्हीं की पार्टी है जिसकी सरकार इस वक्त है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां उद्धव ठाकरे गुट को भी थोड़ी सी राहत है। चलिए, उद्धव ठाकरे गुट को राहत, एक तरफ मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात, तो दूसरी तरफ हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। मीनू जैन जी, आपके पास आना चाहता हूं। दोनों एम है, मणिपुर टू मुंबई, अन्याय पर न्याय की डिमांड के साथ राहुल गांधी, और दूसरी तरफ वहां आप महाराष्ट्र में देख रही हैं जो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगी? देखिए राजीव जी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। आपने मणिपुर की बात की, यह भी एक अन्याय है। भाई, इस देश के अंदर शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना, अहिंसक तरीके से पदयात्रा निकालना, अहिंसक प्रदर्शन करना, विरोध की बात कहना अपने अहिंसक तरीकों से, एक नागरिक का अधिकार है। उसमें नेता भी शामिल है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, सबका अपना अधिकार है। आप उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। अगर आप रोक लगा रहे हैं तो देखिए, मणिपुर पिछले लगभग 1 साल होने को आया, 1 साल से उबल रहा है और आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो आपके ऊपर बहुत बड़ी बहुत आपकी छवि बताता है। आप बताते हैं कि आप अक्षम मुख्यमंत्री हैं, आप डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रबल इंजन की सरकार है। आप मणिपुर में ट्रबल पैदा कर दिए। आपने वहां पे एक मणिपुर नहीं, 2 मणिपुर बना दिए। आपने कुकी मणिपुर बना दिया, एक मैतेई मणिपुर बना दिया, एक कुकी पुलिस बना दी, एक मैतेई पुलिस बना दी। मणिपुर के लोग बताते हैं कि मणिपुर 2 हिस्सों में विभाजित हो चुका है। तो आप अक्षम तो आप खुद हैं, आपके अंदर अक्षमता खुद है, और आप दोष विपक्ष को दे रहे हैं, उन लोग लगा रहे हैं कि आप यहां से नहीं निकाल सकते और वहां से नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया कि अगर आपकी रैली हो सकती है, आपकी सभाएं हो सकती हैं, तो ये रैली क्यों नहीं हो सकती? इसमें लोग जो इकट्ठे होंगे, वहां ऐसा तो है नहीं कि जो ये राहुल गांधी है या जो कांग्रेस पार्टी है जिनकी ये यात्रा है, कोई वहां पे कोई अशांति फैलाने के इरादे से जा रहे हैं। वो तो उसमें उसका टाइटल बता रहा है, वो जोड़ने के लिए और न्याय के लिए जा रहे हैं। अब उनको असल में वो डर लगा, जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको लगा कि यार ये कुकी और मैतेई के न्याय वाली बात ना करना शुरू कर दे यहाँ पे, तो बेहतर है कि बात ही मत करने दो। लेकिन अगर आप बात नहीं करने देंगे तो बात तो की जाएगी, बहुत सारे मंच है करने के लिए। आप चाहे आप कहें या ना कहें, डर इनको ये लग रहा है कि जो मणिपुर की घटनाएं हुई हैं वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी है उनकी। तो इनको ये डर है कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा भी जो पार्ट 1 है वो भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सुर्खी बनी है, तो इनको ये डर है कि कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा और ये मणिपुर का जो जिक्र है ये दोबारा से लाइट में आएगा। अगर यात्रा वहां से शुरू हो रही है तो डेफिनेटली इसका जिक्र होगा कि मणिपुर से क्यों शुरू हुई है, इसके निहितार्थ निकाले जाएंगे कि क्यों कांग्रेस मणिपुर में आई है। तो उस बात से डर है, इसलिए ये आंशिक मंजूरी और पूर्ण मंजूरी और इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप जितना इसके ऊपर रोक लगाएंगे, आप सोचते हैं हम इसको रोक लगा के हम इसको दबा देंगे प्रचार से, इसके प्रसार से, ये उतना और ज्यादा चर्चा का विषय बनेगी। जैसे अब आपके यहाँ बन रही है, सभी जगह हो रही है इस बात की चर्चा कि आपने बंद करा दिया, इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो जितना आप इसको मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे, आप उतने इसमें उघड़ रही है आपकी, पाखंड उघड़ रहा है आपका। और मोदी जी डरते हैं मणिपुर से। मणिपुर आज तक भी वो नाम नहीं ले रहे हैं। आप जो अंडमान का लक्षद्वीप का पैदा हुआ विवाद, उसमें क्या हुआ? सबसे पहले सभी यही कहने लगे कि आप वहां बैठ के मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी के ऊपर तंज हुए कि मणिपुर तो गए नहीं आप, और लक्षद्वीप जाने की आपको सूझ गई। तो क्योंकि आप मणिपुर को देश का हिस्सा मान नहीं रहे हैं, इसीलिए आपने उसको अनदेखी कर रखी। आप इतना वहां जल रहा है मणिपुर। जो आप अभी बताया जो अख्तर साहब ने कि कुछ 60 से ऊपर लोगों की अभी पिछले महीने उनके अंतिम संस्कार किया गया, 2-3 महीने से शव उनके पड़े हुए थे। आप ये देखिए कि स्थिति क्या है वहां पे, हालत क्या है। तो आप उसको छुपाएंगे,
तो उजागर तो फिर भी होगी, चाहे वो मणिपुर से करे या आसाम से करे शुरू, लेकिन करेंगे क्योंकि मणिपुर का सोच के रखा है तो मणिपुर से ही करेंगे ये आपका। और रही महाराष्ट्र की बात, तो आपने जो महाराष्ट्र में जो निर्णय दिया है ये तो संभावित था निर्णय, जो उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं। तो मामला यही है कि फिर वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग, फिर लटक जाएगा। 2 साल से उनकी सरकार चल रही है, वही लटकते फटकते अब ऐसे ही पूरी इसी तरीके से इसका टर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक महाराष्ट्र की बात में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात भी हो रही है। ये जो मोदी सरकार जो ये वो चला रही है विकसित भारत संकल्प यात्राएं, शायद आपके यहाँ कल अगर पता नहीं इस विषय पे चर्चा हुई या नहीं हुई, वहां महाराष्ट्र के कुछ जिलों में विरोध हो रहा है उसका कि भाई ये मोदी सरकार की यात्रा, मोदी सरकार आपने लिखा हुआ है, ये मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है या भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है। और कई जिलों में लोगों ने वहां पूरी तरह से विरोध भी उतारा है, इसको घुसने नहीं दे रहे हैं अपने गांवों में उस यात्रा को, कि हम यहां नहीं घुसने देंगे। तो वो चीजें, महाराष्ट्र ही वो एक राज्य है जहां एक तरफ इस तरह के निर्णय हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार की योजनाओं को मोदी सरकार नाम दिए जाने पे वो लोग गुस्सा में है, नाराजगी है। तो आवाजें प्रतिरोध की उठ रही हैं। आप ये ना समझे कि आप राम मंदिर का उद्घाटन करके और आप उसका सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। पर्दा डाल नहीं सकते, आपकी गुजरात वाइब्रेंट समिट से भी पर्दा नहीं डाल सकते आप। वहां भी बता रहे हैं हमारे एक साथी कि आज क्या हुआ है कि वहां गुजरात वाइब्रेंट समिट के लिए इन्होंने वहां पे जैसा ये करते हैं, जो गरीब सड़कों के किनारे रहते हैं उनको उठा देते हैं, वहां से भगा देते हैं, तो वहां इन्होंने वो सरकारी गाड़ी आई और उसमें भर के ले जाने लगे। तो बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है 20 सालों में कि वहां लोकल जो लोग थे संपन्न समाज के, वो विरोध पे उतर रहा है कि आप नहीं ले जा सकते इनको यहां से, आप ये क्या इनका वो बना रखा है आपने, यहां से उठा के भगा देंगे आप अपनी समिट के लिए। तो विरोध होना शुरू हो गया है। और यही डर इनको मणिपुर में है कि अगर मणिपुर से शुरू हो गई तो फिर मणिपुर पूरे सारे मुद्दों से ध्यान हट जाएगा और मणिपुर फोकस में आ जाएगा। उसमें आपको बोलना तो खैर मर्जी है उनकी, जब बोलना चाहेंगे जब बोलेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि सियासत में बड़ी हलचल तो बहुत सारी हो रही है। अयोध्या में भी हलचल है, महाराष्ट्र में हलचल है, गुजरात में हलचल है, कहाँ मणिपुर में हलचल है। और अभी जब यात्रा शुरू होगी तो मुझे तो लगता है पूरे ही देश में हलचल मचेगी। और अच्छा है, मचनी चाहिए हलचल। बहुत शांत बैठा है देश। जी बिल्कुल, बहुत शांत बैठा हुआ देश, यहाँ हलचल मचनी चाहिए। अन्याय पर न्याय की जीत होनी चाहिए और न्याय की यात्रा लेकर राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक पहुंचने की कोशिश। 14 तारीख से ये यात्रा शुरू होगी, इसी रविवार से। और आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक हलचल और भी, आज 10 तारीख है और आज ही फैसला आना था मुंबई में, यानी महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला था। और वो फैसला अब आ चुका है, जिस पर जैसा पहले कहा जा रहा था, माना जा रहा था, वैसा ही हो रहा है। सरकार शिंदे की नहीं गिर रही है, शिंदे जी पाक साफ निकल गए हैं और जो ओरिजिनल शिवसेना है वो उस पर भी एकनाथ शिंदे का ही हक है। तो मुजरिम भी तुम ही और जज भी तुम ही हो, तो फैसला क्या होगा वो आपको पता है। तो खैर, आना चाहता हूं, हमारे साथ 3 और साथी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं और सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, आपके पास क्या कुछ देखते हैं आप? मुंबई टू मणिपुर या मणिपुर टू मुंबई, जैसे जो भी कह लें, देश की सियासत में बड़ी हलचल, और वो हलचल बिल्कुल यहां से दिखाई दे रही है। 10 तारीख, फिर 14 तारीख, फिर 22 तारीख, और रूट वही है, अयोध्या भी है बीच में। जी राजीव जी, 2 बड़े फैसले आज हुए हैं, बल्कि 3 मैं कहूंगा, उनकी चर्चा होनी चाहिए, जिनकी कहूंगा। 2 फैसले महाराष्ट्र के हैं और एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट के न्योते को अस्वीकार करके एक बड़ा फैसला किया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस अध्यक्ष या सोनिया गांधी वहां पे नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला है और बोल्ड फैसला है। ये फैसला कांग्रेस की राजनीति को एक नई दिशा देगा एकदम। और बहुत से लोग इसके बारे में कयास लगा रहे थे
और आप देखिए कि अब मोदी साहब के इस कार्यक्रम को, 22 तारीख कार्यक्रम को, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, जी चारों शंकराचार्य ने भी इसका बायकॉट किया है। तमाम सारे धार्मिक नेता इसको मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने ये फैसला करके एक लाइन जरूर तय कर दी है, जो इस मामले में कांग्रेस की अभी तक की जो राजनीति थी जी वो बड़ी ढुलमुल राजनीति थी, है भी नहीं भी है, जिसको कहते हैं कि करेजियस नहीं थी और हिम्मत वाली लाइन नहीं थी। और अब एक कांग्रेस ने एक बोल्ड राजनीतिक फैसला लिया है और ये साफ साफ कहा है कि मंदिर का उद्घाटन धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है मोदी साहब का, और इसलिए हम इसमें शामिल हैं। ये बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है। जी और यही बात अब शंकराचार्य भी कह रहे हैं, यही बात देश के दूसरे धर्माचार्य भी कह रहे हैं। तो एक बड़ी सीधी सी एक लाइन कांग्रेस ने खींच दी है, और जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कल, कि कांग्रेस जी। को बहुत सारा जो समुदाय है, सामाजिक गुट है, जिन्होंने पिछले 30 साल में कांग्रेस से दूरी बना ली थी, वो अब तेजी से कांग्रेस की तरफ आएंगे। ये फैसला भी उनमें से एक बड़ा फैसला है, जिसमें कि तमाम सारे क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस की तरफ लोग आएंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के 2 फैसले हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। एक, 48 में से 40 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो गया है। जी 8 सीटें बची हैं केवल, और उन 8 सीटों पे भी हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी को एक नया पार्टनर भी मिला है वहां। तो महाविकास आघाड़ी का और इंडिया गठबंधन दोनों का विस्तार महाराष्ट्र में हुआ है। प्रकाश अंबेडकर, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ग्रैंडसन हैं, उनकी पार्टी का भी अब इसमें विलय हो गया है। उनकी पार्टी भी इसमें गठबंधन में शामिल है और उनको भी सीट दी गई है। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं, 2 सीटों का वादा उनको दिया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से फैसला जो है हो गया है। अब जो महाराष्ट्र के स्पीकर साहब का, डिप्टी स्पीकर का फैसला है, देखिए फैसले तो आजकल ऐसे हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जो अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाना जाएगा, और ये तो बहुत ही राजनीतिक फैसला है। वो तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। हम तो पहली बार पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का जो आचरण है वो घोर राजनीतिक, और अब तक के आचरण से, उस आसन की जो मर्यादा है उससे बहुत इतर हटके हम आचरण देख रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं जो उन्होंने फैसला किया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला देखिए जनता की अदालत का, और वो अगले कुछ महीनों में जनता बता देगी कि असली शिवसेना कौन है। बिल्कुल राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता बिल्कुल जनता के अदालत में इसी साल 2024 में ही दोनों, चाहे वो लोकसभा के लिए जाना हो या विधानसभा, दोनों इलेक्शन इसी साल है, 2024 में ही है। और हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो जाए, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि उम्मीद अब बहुत कम बची है, लेकिन जनता की अदालत में फैसला होगा, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ, मणिपुर टू मुंबई और जो हलचल है मणिपुर की यात्रा, न्याय यात्रा, इधर एक न्याय की बात और उसमें उम्मीदें जो लगा कर बैठे थे, खासकर उद्धव गुट के लोग, उनको मुंह की खानी पड़ी है। एकनाथ शिंदे बगावत करते हैं, घर से निकलते हैं और सीधे गुजरात पहुंचते हैं, गोवा पहुंचते हैं, गोवा से फिर सीधे गुवाहाटी पहुंचते हैं, वापस भी वैसे ही आते हैं। पहले गुजरात जाते हैं, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा आते हैं, फिर मुंबई आते हैं। ये किस्सा हम लोग देख चुके पिछले साल
मई महीने का किस्सा है ये, और उसके बाद से देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, क्या कुछ हो जाता है। तो और अब 1200 पन्ने का जो फैसला है वो पढ़ रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले राहुल नार्वेकर, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस फैसले को सुनाने में बहुत समय लिया, बार बार सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी और फाइनली आज उनको फैसला सुनाना पड़ा। फैसला उन्होंने उसी ढंग का सुनाया है जैसा इलेक्शन कमीशन ने पहले बता दिया है, और उसी आधार पे ये अपने फैसले को आगे बढ़ाए हैं। दूसरी तरफ आप मणिपुर में देखिए, राहुल गांधी जा सकते हैं, पैदल मार्च कर सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोई रैली नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार वहाँ भी, डबल इंजन की सरकार यहाँ भी, और वहाँ भी न्याय की यात्रा, यहाँ भी न्याय की गुहार। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। राहुल नार्वेकर साहब के फैसले से तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। जो राहुल नार्वेकर साहब की गतिविधियों से परिचित हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह का उन्होंने रवैया अख्तियार किया था, तो किसी को यह उम्मीद, जो ये उन्होंने निर्णय सुनाया है, सबको अपेक्षा यही थी कि ऐसा ही होगा। वह किसी को अयोग्य, कम से कम शिंदे गुट का योग्य नहीं करने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खारिज नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कुछ भी विधानसभा अध्यक्ष ने या राज्यपाल ने किया वह कानून सम्मत नहीं था, वह उनसे गलती हुई, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और जब अगर एक ऐसी सरकार बनी जो कानून सम्मत निर्णयों के आधार पर बनी, कानून सम्मत गैर कानूनी निर्णयों के आधार पर बनाई गई, वह सरकार कैसे चल सकती है? सामान्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो उस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज नहीं किया। तो नार्वेकर साहब से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो शिंदे गुट के लोगों को खारिज करने जा रहे हैं। अब ये तो जिस तरह का उन्होंने फैसला दिया है कि शिंदे साहब भी सही हैं और उद्धव गुट के जो विधायक हैं वो भी सही हैं। अगर दोनों पार्टियों के व्हिप के निर्देश सही हैं और दोनों गुट के विधायकों ने एक व्हिप का तो उल्लंघन किया ही, और बावजूद इसके आप मानते हैं कि नहीं वो भी सही है और ये भी सही है, तो ठीक है, नार्वेकर साहब है, उनको चैलेंज कौन करेगा? वो एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले जो स्थिति हुई थी सबके सामने है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो कभी यह उम्मीद नहीं बांधे था कि नार्वेकर साहब के कुर्सी से कोई ऐसा निर्णय आएगा जो बड़ा विस्फोटक होगा, या ऐसा निर्णय हो जाएगा जिसमें कोई संसदीय इतिहास बन जाएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उम्मीद नहीं थी, और कम से कम मेरी सोच सही साबित हुई। मणिपुर से जहां तक राहुल गांधी की यात्रा के शुरू करने का सवाल है, देखिए मैं अभी मुतमईन हूं कि राहुल गांधी की उस यात्रा को मणिपुर से शुरू करने में कोई रोक नहीं पाएगा जी। और अभी तक जो स्थिति, सरकार ने कहा कि आप वहां कोई रैली नहीं कर सकते हैं, रैली राहुल गांधी आयोजित तो कर नहीं रहे हैं, अब जनता को रोक लीजिएगा। जब उस जगह पहुंच करके अपने 5 साथियों के साथ राहुल गांधी जब यात्रा शुरू करेंगे तो वहां कोई जनता को आने से आप रोक लीजिएगा, जिस सरकार की ताकत होगी रोक लेगा। और इसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता का भी पैमाना सामने आ जाएगा कि राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं। मणिपुर में जिन लोगों ने उनका स्वागत किया था खुले मन से और एकदम हाथ फैला करके, वो कौन लोग थे, ये सरकार को भी समझ में आ जाएगी। राहुल गांधी वहां से ही यात्रा शुरू करेंगे, उस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं इस विषय को लेकर के। सरकार जो बात कर रही है कि आप वहां रैली नहीं कर सकते हैं, रैली अगर आदमी रहेगा तो उससे बात करेंगे, लोग नहीं आएंगे तो आप कहीं रैली नहीं कर सकते हैं। आपको अनुमति दे दी जाए कि आप रैली कर लीजिए जहां चाहिए वहां। अरे रैली किसकी होती है? लोगों की होती है। जब लोग आएंगे तो आप रैली अपने आप हो जाएगी, आप उनको बोलने से रोक नहीं सकते। और लोग नहीं आएंगे तो जहां आपको अनुमति रहेगी वहां भी आप रैली नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से जन समर्थन मिला, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद मणिपुर की घटनाओं को लेकर के राहुल गांधी जब वहां पे गए और जिस तरह का लोगों ने उनको खुले मन से स्वागत किया और जिस बड़े पैमाने पर लोग उनसे मिलने के लिए आए, उनके वाहन को जब रोक दिया गया था सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उस समय जो दृश्य उपस्थित हुए सड़कों के ऊपर, यह बताता है कि कोई राहुल गांधी की यात्रा को रोक नहीं पाएगा। और ये संभव नहीं है कि मणिपुर में आप घुसने से उनको मना कर दें, यह भी संभव नहीं है। तो ये सरकार कुछ भी कह ले और जिस तरह के बयानबाजी करेगी, मेरा अपना मानना है कि उससे राहुल गांधी और इंडिया दल समूह को ही फायदा होना है। लोग उससे राहुल गांधी को छोड़ के चले जाएंगे, या इस निषेध लगाने से लोग राहुल गांधी की रैली में या उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ये ऐसा होता है तो हम और आप
या जितने भी विश्लेषक इंडिया दल समूह की सफलताओं को लेकर के उम्मीद बांधे हुए हैं, सब बेमानी है जी। यात्रा वहीं से शुरू होगी। तीसरी बात कि जो आज महाराष्ट्र में हुआ, उस फैसले से महाविकास अघाड़ी को फायदा है। यह सरकार अगर चली भी जाती तो उससे कुछ होना हमारा नहीं था जी। अगर वो अयोग्य भी करार दिए जाते तभी कुछ होना हमारा नहीं था, क्योंकि सरकार गिरने वाली नहीं थी। इस सरकार को चलाने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इंतजाम कर लिए थे अजित दादा पवार को अपने साथ ला करके। केवल इस अगर अयोग्य करार दिए जाते तब भी महाविकास अघाड़ी का नैतिक जीत थी, और अयोग्य नहीं करार दिए गए हैं तभी इनका राजनीतिक लाभ है। जिस तरह का एक नैरेटिव, जिस तरह का एक सहानुभूति की भावना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, यह और मजबूत होगा। कोई भी व्यक्ति खासकर महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक इस फैसले को बड़े मन से स्वीकार नहीं कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, शिंदे साहब के समर्थक, एनडीए के समर्थक इनको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग इनके विरोध में हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे संभव है कि आप दोनों गुटों के सदस्यों को आप वैध मान रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि एक व्हिप सही था, प्रभु साहब को व्हिप स्वीकार किया जाता है, और दूसरे जो व्हिप थे उनको स्वीकार नहीं किया जाता। अगर दोनों व्हिप कोई एक व्हिप वास्तव में नहीं था तो उस व्हिप का तो उल्लंघन हुआ, किसी गुट ने तो किया, चाहे शिंदे गुट ने किया, चाहे ठाकरे गुट ने किया। अगर वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन है तो वो क्यों नहीं अमान्य? वो दल बदल कानून के तहत कैसे आप उसको स्वीकार कर लेते हैं? कोई बात नहीं, नार्वेकर साहब का आदेश है। तो इससे लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो ये राजनीतिक हलचल है, इस राजनीतिक हलचल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में एक राजनीतिक बढ़त मिलेगी, और इंडिया दल समूह के जो दल शामिल हैं उनके लिए भी एक तरह का संदेश है कि आप किस तरह की राजनीति को देखना चाहते हैं। आप उस राजनीति को देखना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मंत्री बना दे, इस तरह की राजनीति चले, या आप ये देखना चाहते हैं कि जो चुनाव जीते, जो जिसके पास जन समर्थन हो, उसी को सरकार बनाने का मौका मिले? आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि व्यवस्था कानून सम्मत चलती रहे, संघीय ढांचा बना रहे, लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी जाए, राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के अवसर मिले, तो आपको एक साथ आना पड़ेगा, और आपको अपने छोटे मोटे जो आग्रह दुराग्रह हैं एक दूसरे के प्रति वो छोड़ने पड़ेंगे। इस आज दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों का संदेश यह है। और मेरा अपना मानना है कि इसके वजह से जो महाराष्ट्र में थोड़े बहुत, या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, या अन्य कुछ एक आध राज्यों में जहां सीट बंटवारे को लेकर के थोड़ी बहुत झिझक भी होगी, वो खत्म होगी। और नार्वेकर साहब का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने इंडिया दल समूह को ताकत दी है, और जो कि इस समय देश के लिए और विरोधी दलों के लिए एक आवश्यक एक तत्व मैं महसूस करता हूं कि इस तरह की घटनाएं ही इंडिया दल समूह को मजबूत करेंगी। जब आपको झटके लगेंगे और आप जो उम्मीद पाले हुए वो नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया दल समूह, इंडिया गठबंधन जो है, वो गठबंधन अब अपनी तैयारियों के लिए लगातार बैठकें कर रहा है, और इस बीच आज जो महाराष्ट्र से खबर आई है और उसी पर चर्चा उधर मणिपुर की भी कर रहे हैं। दो चर्चा यहाँ प्रमुख रूप से हम कर रहे हैं, और तीसरी चर्चा राम मंदिर की भी, जिसके बारे में अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर उद्घाटन के दिन यानी 22 तारीख को वहां जाने से इनकार कर दिया है। उन लोगों में वो भी शामिल हो गई हैं जिनमें 4 शंकराचार्य भी हैं, देश के चारों मठों के शंकराचार्य भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके कई अलग अलग कारण हैं। यहाँ बात राजनीति की नहीं, बल्कि यहाँ बात बहुत हद तक धार्मिक हो गई है, और धर्म के नाम पर वहाँ विभेद दिखा जा रहा है, भेद देखा जा रहा है, बंटवारा देखा जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दिन को लेकर। अभी आने वाले समय में बहुत सारी बातें और खुलकर सामने आएंगी, वो बात हम आप तक पहुँचाएंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर है, और उधर तीसरी तरफ जो है वो मुंबई है। मुंबई की कहानी आप तक पहुंच चुकी है। मणिपुर की कहानी भी यही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मणिपुर सरकार, या मणिपुर की डबल इंजन सरकार इतनी परेशान है कि राहुल गांधी को उस
ग्राउंड से यात्रा की शुरुआत नहीं करने दे रही है, जिस ग्राउंड से राहुल गांधी चाहते थे कि लोग थोड़े इकट्ठा हों, एक रैली को वो संबोधित करें और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करें, जैसे उन्होंने कन्याकुमारी में की थी। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि आप भीड़ लेके नहीं चलेंगे, चुपचाप शांतिपूर्ण निकलेंगे, कोई जुलूस नहीं होना चाहिए, कोई जत्था नहीं होना चाहिए। इन शर्तों के साथ आप अगर आगे निकल सकते हैं तो निकलिए। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने और साफ साफ कह दिया है कि हम 14 तारीख से मणिपुर की राजधानी इंफाल से अपनी यात्रा, न्याय यात्रा जारी करेंगे। ये साफ साफ कह दिया गया है। तो यहां ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से कहानी शुरू होती है जो मुंबई तक आती है। तो पहले मुंबई, और मुंबई की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या लगता है आपको कि जो बात अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे और बहुत पते की बात कर रहे थे कि शिंदे सरकार को अभयदान देकर कहीं ना कहीं उद्धव गुट को या महाविकास अघाड़ी को या इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा गए हैं राहुल नार्वेकर साहब, कैसे देखते हैं? जी, निश्चित रूप से उम्मीद तो सबको यही थी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो उनका ऑर्डर है, अभी पूरा ऑर्डर तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है और कोई भी हाँ जी, 1200 पन्ने का है। आपके पास समय नहीं जी, हाँ नहीं, हालांकि ये सरकार हमेशा चाहती है कि तो 500 पेज के जो एक्ट होते हैं उसके बारे में सरकार रख देती है, लोकसभा में कहती है कि इसके ऊपर तुरंत चर्चा हो जाए, वो एक अलग बात है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे लोग जो है बहुत तेजी से पढ़ना जानते हैं, तो वो एक अलग बात है। सबको उम्मीद ये थी कि न्याय होगा, लेकिन जब न्याय नहीं होता, वहीं पर से अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई की शुरुआत भी वहीं से होती है। वही जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है अन्याय के खिलाफ लड़ाई का। तो उस लड़ाई के खिलाफ जो है ये बातें शुरू होंगी और निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वहां पर जो है महाविकास आघाड़ी जो है वो निश्चित रूप से मजबूत होगा और जनता भी जो है वो सामने देख रही है। क्योंकि आप ठीक है अपने नियमों के अनुसार चाहे जिसे असली शिवसेना घोषित कर दे, लेकिन सारी दुनिया जानती है, वहां के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे अकेले भी अगर कहीं पर खड़े होंगे तो ये माना जाएगा कि असली शिवसेना जो है वो यही है, क्योंकि बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी आज भी जो है वही माने जाते हैं। तो इसका असर भी हम देखेंगे कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें क्या होने जा रहा है। वहां पे सीटों का बंटवारा लगभग सील हो चुका है, तो अब इसके खिलाफ जो है मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है भरपूर सपोर्ट जो करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की जनता पर निर्भर करता है कि किस तरीके से इसे स्वीकार करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तो तैयार नहीं होगी कि असली शिवसेना को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया गया है और एक जो नकली शिवसेना है, जो तोड़फोड़ करके आई हुई शिवसेना है, उसने जो है सत्ता पर काबिज कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं लोकसभा में क्या होगा। अगले ही कुछ दिनों में 14 तारीख को भी काफी कुछ साफ हो जाएगा कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो हो सकता है कि पैरेलल वहां पर जो है वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करें। और चूंकि इसका समापन मुंबई में ही होने जा रहा है, तो आप देखिए कि 20 मार्च को जो है बहुत बड़ा वहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा। ऐसा जो मेरे जो संपर्क है वहां पर महाराष्ट्र के कुछ लोगों से, वो बता रहे हैं कि असली ताकत जो है 20 तारीख को दिखाएंगे जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे। अब ये कितनी ताकत दिखा पाते हैं, आने वाले समय की बात है। दूसरी बात जो मुझे लग रहा था कि अभी 2 लोगों का नाम लिया गया है कि 2 मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के रडार पे हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम भी है अब तीन मान के चलिए। मुख्यमंत्री नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए एक्चुअली। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ठीक है वो एक सवाल मामला लेके वो भी बड़े नेता हैं, तो वो भी रडार पर हैं। वो भी कब ले लिए जाएंगे कहा नहीं जा सकता। उनका नाम भी FIR में ईडी की उसमें आ चुका है। तो अब देखते हैं कि किस और क्या होने जा रहा है। मुख्य रूप से मेरा ये कहना था कि दूसरे मणिपुर की बात कल भी आपने पूछा था राजू जी कि मणिपुर में अगर परमिशन नहीं दी जाती राहुल गांधी को, तो मैंने कहा था कि यहीं से जीत की शुरुआत जो है राहुल गांधी की हो रही है। और अब भारत के सामने, देश के सामने बात बड़ी साबित हो गई है कि मणिपुर से जो यात्रा शुरू होने जा रही है उससे पूरी की पूरी बीजेपी जो है, पूरी की पूरी सरकार है, वो घबराई हुई है। राहुल गांधी वहां से यात्रा तो निकालेंगे, ये बात लगभग तय है। अब वापस कदम खींचने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ये बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 जब निकला तो
काफी कुछ स्मूथली चला गया, उम्मीदों के विपरीत बहुत स्मूथली चला गया। पहले माना गया था कि इसको जगह जगह रोका जाएगा, बहुत सारी विपक्षी दलों की जहां जहां सरकारें हैं रोड़े अटकाए जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि पहले से भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये यात्रा कहाँ हो सकेगी, 4-4.5 किलोमीटर की यात्रा शायद ही हो सके, लेकिन राहुल गांधी ने जब पूरा कर दिया, और अब ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी उसका सीक्वल शुरू करने जा रहे हैं 14 तारीख से, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी अब उसके साथ खड़ा हो गया, तो उसका डरना, भारतीय जनता पार्टी का डरना, केंद्र सरकार का डरना लाजिमी है। और चूंकि मणिपुर में उनकी सरकार है, तो अब देखते हैं कि उसमें किस तरीके से 14 तारीख का जो मामला है उसको किस तरीके से कांग्रेस डील करती है। लेकिन मेरी बड़ी एक व्यक्तिगत इच्छा यह है कि वहां पर कांग्रेस को शक्ति प्रदर्शन अपना करना होगा। शक्ति प्रदर्शन का मतलब कोई हिंसात्मक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से वहां पर जाए, अपना मोर्चा वैसे निकाले जिस प्रकार से बहुत सारे गांधी जी के समय के जो आंदोलन हुए थे, नमक संबंधी कानून तोड़ने का जो दांडी मार्च की यात्रा थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो हमारे इतिहास में दर्ज है, वैसी ही एक यात्रा होनी चाहिए जिसमें सीधे सीधे टकराव दिखना चाहिए। तब कहीं ये रजिस्टर्ड होगा कि कांग्रेस जो है पहले जैसी मजबूत है। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि इस तरीके का अवरोध जब पैदा करने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस भी मजबूत होगी, साथ साथ में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन को पता चल जाएगा कि अब हमें इस गठबंधन को बनाए रखना, मजबूत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीत दर्ज करना भी बहुत जरूरी हो गया है। वरना हम सारे के सारे मारे जाएंगे, चाहे फिर वो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हो विरोधी दलों के या एक्स मुख्यमंत्री हो, जैसे कि हमारे भूपेश बघेल जी हैं। मैं इसमें थोड़ा सुधार कर दूं अपने उस बयान में कि मैं उनको मुख्यमंत्री जो कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ऐसे भी गांधीवादी तरीके से अपनी यात्रा या अपनी राजनीति करते हैं, वो तो साफ दिखाई देता है। और गांधीवादी तरीके में आप देखेंगे कि लोग आते गए, कारवां बनता गया। और ये इसलिए भी क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक जब राहुल गांधी पैदल चले थे तो आपने देखा कि कैसे भीड़ इकट्ठा होती गई, लाखों की संख्या में लोग उनसे मिलते गए। अभी जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की तस्वीरें, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे, ज़रा उन तस्वीरों को अगर ले आइए, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की, लगातार हम दिखा भी रहे हैं कैसे लोग उनके साथ, खासकर महिलाएँ जो हैं उनके साथ वो मिलती रहीं। और एक भरोसा, और उसी भरोसे की ज़रूरत है आज के दौर में, नेता हो या और भी कोई भी हो जो जन सरोकार के लिए सड़क पे निकलता है। लेकिन ये मणिपुर देखिए, जब राहुल गांधी वहाँ गए थे और महिलाएं आना चाहती थी सड़कों पे, उस समय का, उस दौर का है ये। और लोगों ने कैसे बैरिकेड्स को कूदने फांदने, इसको पार करके बाहर जाने की कोशिश की थी। ये भी मणिपुर का ही है, ये मणिपुर। और इसी मणिपुर में, इम्फाल में अब राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आप किस रूप में देखते हैं? मणिपुर में पहली जीत ऑलरेडी हो गई है, ये माना जाए? जी राजीव जी, आप पहली जीत भी कह सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत जो है वो भी पहली हो गई है। जो जिस राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रही है, तो उसमें पहले न्याय पाने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत एक तरीके से हो गई है। अब वो मसला अलग है कि उनको वहाँ मैदान नहीं मिला है, वो सभा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से यात्रा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये इफ एंड बट जो लगाने की कोशिश हुई है राजीव जी, असल में इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वजह मुझको लगती है वो ये लगती है कि मणिपुर से अगर राहुल गांधी कोई भाषण देते या कोई रैली करते या वहाँ से कोई संबोधन करते तो उसकी गूंज सारी दुनिया में होती। और मणिपुर पे चूंकि प्रधानमंत्री अभी तक जा नहीं पाए हैं और समय नहीं मिल पाया है उनको बेचारों को, चूंकि वो 18 घंटे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं तो मणिपुर का मसला जो था वो सारी दुनिया में उठता। तो इसलिए जो है वहाँ हो सकता है बदनामी होती प्रधानमंत्री की, भारत की भी छवि खराब हो सकती थी कि मणिपुर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए उनको वहाँ जो है कोई जनसभा करने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन चूंकि यात्रा वहाँ से शुरू होनी है तो यात्रा वहाँ से शुरू होगी। और अब ये मणिपुर से मुंबई तक, महाराष्ट्र तक जो राजीव जी मसला था, अब देखिए इस यात्रा की सार्थकता कितनी ज़्यादा हो गई है कि आज ही जो है वो महाराष्ट्र पे भी फैसला आ गया है, नार्वेकर साहब का जो वहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और मणिपुर से भी ये तय हो गया है कि वहाँ यात्रा तो शुरू होगी लेकिन वहाँ जनसभा नहीं होगी। तो यानी कि राहुल गांधी जिस नारे को लेकर के चल रहे हैं कि राजनीतिक न्याय जो उन्होंने तीसरा उसमें जोड़ा है, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के बाद, इसका मतलब कि वो राजनीतिक न्याय जो है वो भी अब परवान चढ़ रहा है।
तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार जो है, या आप कहिए कि जो व्यवस्था है, सिस्टम जो है, वो खुद राहुल गांधी की इस यात्रा की सफलता की कामना कर रहा है और उसमें एक योगदान दे रहा है कि काम कर करके। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से शुरुआत जो है राहुल गांधी की तरफ से जो हो रही है वो भी है। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरीके से कांग्रेस ने खासतौर से जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो पहुंचा निमंत्रण उसको ठुकराया है, मुझे लगता है कि बहुत साहसिक कदम है। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बात ही नहीं है बल्कि एक धार्मिक कार्य भी है कि जब हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो कोई भी सच्चा हिंदू जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं जा सकता। अब जो यहूदियों को मानने वाले हों या किसी और धर्म के मानने वाले हों या किसी और संप्रदाय के मानने वाले हों वो जा सकते हैं उसमें, लेकिन जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो कोई भी सच्चा हिंदू तो मुझे लगता है कम से कम नहीं जाएगा। बाकी लोगों की अपनी अपनी आस्था है, किसकी कहाँ आस्था है, कौन कहाँ जाता है कौन नहीं जाता है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम है ये, धार्मिक कार्यक्रम मुझे लगता नहीं है कहीं से है। और इसीलिए कांग्रेस ने इसको ठुकराया है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम ये नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम होता तो उसके लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके लिए तो भंडारा होता तो घोषणा कर दी जाती है भंडारा है, जिसको आना वो आके भंडारा खा लो। तो भंडारे का आपने सुना है कि आप न्योता कभी आया होगी भंडारा खाने के लिए आ जाओ। तो ये जो है ये राजनीतिक कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी इसको करवा रही है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद करवा रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद पता नहीं किन हिंदुओं के वोटों से बन गई विश्व हिंदू परिषद, मेरा और आपका तो वोट लिया नहीं गया था इसको बनाते समय। ये विश्व हिंदू परिषद जब बनी थी तो जो हिंदू तो हम लोग ही हैं, तो हमने अगर वोट नहीं दिया तो किन हिंदुओं ने इनको वोट देके बना दिया, हिंदुओं का ठेकेदार, वो एक अलग का मसला है। लेकिन कुल मिला के मणिपुर से महाराष्ट्र तक सियासत में राजीव जी जो हलचल शुरू हुई है, मुझे लगता है कि हलचल पूरे चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। और मणिपुर से जो कहा जाए कि जो नाद सुनाई देगा, जो नारे गुंजायमान होंगे, वो मुंबई तक पहुंचते पहुंचते पूरे देश के अंदर जो सुनाई देने पड़ने लग जाएंगे राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कह रहे हैं आप उसमें आस्था वाली बात, सबकी अपनी अपनी आस्था है। कौन कहाँ जाता है कौन नहीं जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई घर में पूजा करता है, कोई किसी पेड़ के नीचे एक पत्थर को पूज लेता है, कोई कुछ और। तो सबकी अपनी आस्था है और इस पर जोर नहीं चलना चाहिए, ये हमेशा से हम कहते हैं, सबकी अपनी आस्था है। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूँ। जरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अपडेट्स की बात भी हम कर रहे हैं, और कुछ अपडेट्स हों तो ज़रा ज़रूर बताइए ये। और साथ साथ जो गठबंधन है उसमें किन किन राज्यों में ऑलरेडी बात लगभग तय हो चुकी है। राजीव जी, यात्रा का जहां तक सवाल है तो बहुत बड़ी तादाद में पत्रकार जो है मणिपुर पहुंच रहे हैं। और आज जब यह खबर आई कि वहां की राज्य सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी, तो और भी बड़ी तादाद में पत्रकारों ने वहां पहुंचने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप समझ सकते हैं कि यात्रा को रोकने से ये कितना बड़ा इवेंट बन गया है। अभी आप कह रहे थे कि वहां पे कहा है कि कोई नहीं आएगा, राहुल अकेले चलें। आप कल्पना कीजिए कि राहुल तो चलेंगे, राहुल तो उस जगह तक पहुंचेंगे जहां से उनको रवाना होना है। और राहुल अगर अकेले चलना शुरू कर दिए, बाकी सबको रोक लिया, तो आप सोचिए कि दुनिया भर में वो वीडियो किस तरह के बनेंगे, कितने शानदार वीडियो बनेंगे कि एक अकेला आदमी, राहुल गांधी अकेला चला जा रहा है और राहुल को किसी की परवाह नहीं है, वो चलते रहेंगे अकेले। और राहुल का अकेला चलना इन लोगों की सारी राजनीति को फ्लॉप कर देगा। एक बड़ी सिंपल धारा होती है सीआरपीसी की 144, प्रक्रिया संबंधी धारा होती है। ये 144 लगाकर आप कहीं पे भी रोक सकते हैं कि वहां पे इतने आदमियों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इसका उपयोग बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, राहुल गांधी जैसे नेता के लिए कभी नहीं किया जाता है। ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस के विरोधी दलों ने देश भर में आंदोलन किए, लगातार आंदोलन किए, जहां मनचाहा आंदोलन किया। क्या कभी किसी को इस तरह से रोका गया? और रोकने का जहां तक सवाल है, तो क्या यह सरकार हाथरस में राहुल गांधी को रोक पाई थी? धक्का देके सड़क पे गिरा दिया। क्या लखीमपुर में रोक पाई थी? प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। तो आप किसी भी स्थिति में राहुल गांधी को रोक नहीं पाएंगे। और आपने यह साबित कर दिया है कि आप सबसे ज्यादा अगर किसी से डरे हुए हैं, आपको सबसे ज्यादा किसी के नाम से घबराहट होती है, तो वो राहुल गांधी है।
देखिए, देश में आज जो स्थिति है, कानून का शासन कहीं दिखाई नहीं देता है। राहुल ने इसीलिए इसका नाम रखा है न्याय यात्रा। न्याय कहीं दिखता नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। बिना कानून के शासन के, बिना न्याय के क्या कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चल सकती है? और लोकतांत्रिक छोड़िए आप, कोई भी सरकार भी छोड़िए, कोई कबीला भी, जो पहले कबीले होते थे, परिवार, जो संयुक्त परिवार होते थे, वहां भी एक नियम होते थे, रूल होते थे। और जहां वो नियम और रूल टूटते थे तो वो कबीला भी टूटता था, परिवार भी टूटते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज सारी की सारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब ध्वस्त कर दी गई हैं, कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची। और मीडिया की तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते, मीडिया का तो हाल सबसे बुरा है। मगर सिर्फ मीडिया नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग की बात नहीं कर सकते। चुनाव आयोग क्या है आज? चुनाव आयोग मिलने का टाइम तक नहीं दे रहा है। अरे ईवीएम पर अगर विपक्षी दल उससे मिलना चाह रहे हैं तो मिलने से मना कर सकता है वो? कोई कलेक्टर भी मना नहीं कर सकता था। कलेक्टर मना करता था तो उसका ऐसा घेराव होता था कि वो जिंदगी भर याद रखता था। लेकिन आज जो है कि मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। तो अब जनता इससे परेशान हो चुकी है और जनता को इसमें जो रास्ता दिखता है वो यही दिखता है कि अगर ये सारे लोग एक हो गए, अभी आपने कहा कितने राज्यों में हो गया है, देखिए महाराष्ट्र में करीब करीब पूरा हो गया है। प्रकाश अंबेडकर के आने से गठबंधन और मजबूत हो गया है। बिहार में भी ये पूरा हो जाएगा है। वहां सीटों का देखिए हर जगह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे ज्यादा सीटें मिले। मगर आपको याद होगा लालू जी ने मुंबई में कहा था तीसरी बैठक में इंडिया गठबंधन की कि हम देने में यकीन करेंगे, हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि हमें कम सीट मिल रही है। और यही भावना देखिए कुछ ही दिनों में सारी पार्टियों में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि 2 सीटें तो मैं ज्यादा ले लूंगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीता, मोदी जी वापस आ गए, तो उसके बाद न मेरी 1 सीट किसी काम की होगी, न मेरी 2 सीट किसी काम की होगी। ये आखिरी चुनाव है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने का। अभी जिस तरह का हाल हो रहा है उसके बाद सब लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। महंगाई पर कोई सवाल, बात ही नहीं है। बेरोजगारी पर कोई बात होती ही नहीं है। निजीकरण पर कोई बात होती नहीं है। सारी समस्याओं को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। राम मंदिर अभी 22 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद वो पूरा चुनाव राम मंदिर के इर्द गिर्द लेके जाने वाले। उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? आप देखिए कि अगर आप युवा से बात करें, बेरोजगार से बात करें, आम जनता से बात करें, तो एक ही बात कहती है कि परेशान तो हम भी हैं, लेकिन कैसे होगा? तो कैसे होगा का हल जो है वो एक ही चीज में है और किसी चीज में नहीं है। और वो एक चीज है, 1 सीट पर 1। जब 1 सीट पर 1 लड़ेगा विपक्ष, तभी वो मुकाबला कर सकता है और तभी वो मोदी जी को हरा सकता है। और आप देखेंगे कि अगर 1 सीट पर 1 लड़ लिए और मोदी जी को शिकस्त हो गई, तो अभी मध्य प्रदेश में खाली आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे से कहते थे कि आपके चरण कमल, और अब होर्डिंग में से मेरी तस्वीर गायब। तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ऐसे जो है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में हर जगह पैदा हो जाएंगे, हर जगह पैदा हो जाएंगे। वसुंधरा भी डरी हुई हैं क्योंकि उनके बेटे के करियर का सवाल है। वो मेंबर है लोकसभा का। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बीजेपी के लोग भी ईडी से उतना ही डरते हैं जितना विपक्ष के लोग डरते हैं। सीबीआई से और इनकम टैक्स से उतना ही डरते हैं जितना कि विपक्ष के नेता डरते हैं। कोई भी आज हिम्मत के साथ, साहस के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक शख्स है, राहुल गांधी। सबने देखा कि वो पूरे कोरोना के टाइम में हिम्मत के साथ लड़ता रहा, बोलता रहा। उसके बाद चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों के साथ देने की बात हो, चाहे और कोई इशू हो, हर बार राहुल गांधी अकेला सामने आया है और बोला। और उस आदमी के अंदर वो बात है जो पहले के नेताओं में होती थी कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति जो है वो अडिग हैं, कमिटेड हैं, हमारा एक कन्विक्शन है।
और उस कन्विक्शन की वजह से परिणाम चाहे जो भी हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। और आप देखिए कि राहुल की ये यात्रा जो है पूरा गेम पलट देगी, पूरा गेम पलट देगी ये। अगर इसको रोक लिया तो भी, नहीं रोक पाने की हिम्मत करी तो भी, अगर सरकार डर गई और कहेगी कि आप कर सकते हैं, तो भी पूरे देश में ऐसा मैसेज जाएगा कि राहुल से राज्य की सरकार मणिपुर की, वीरेंद्र सिंह की और केंद्र की सरकार डर गई है। और रोक लिया तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा मामला बनेगा जिसे कोई भी नहीं चाहता है। हमारे देश का कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे, ये कोई नहीं चाहता है। अरुण शौरी ने एक बार कहा था, अरुण शौरी ने कहा था कि मोदी जी जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो मुझे मालूम है। और उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा ये विदेशी मीडिया में आ रही खबरों से सबसे ज्यादा डरते हैं। यहां पे तो इन्होंने मैनेज कर रखा है, वहां मैनेज नहीं कर सकते। इन्हें एक अपनी झूठी इमेज की परवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है, और वहां जब खबरें छपती हैं तो ये सबसे ज्यादा डरते हैं। और आपने देखा कि उसी वजह से ये सारे फैसले वापस लेते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे भी ट्रक ड्राइवरों का मामला हो, इन्हें अपने फैसले सारे वापस लेना पड़े हैं। क्योंकि जब भी ऐसे मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठते हैं तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी छवि में डेंट हो रहा है, और ये उस छवि में डेंट करने को तैयार नहीं है। और ये बात बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता भी आज जान गए हैं कि बीजेपी की छवि में डेंट हो, बीजेपी की छवि खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस की छवि खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की छवि बनी रहना चाहिए, उनकी छवि चमकती रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सवाल आरएसएस में भी उठेंगे, बीजेपी में भी उठेंगे, बशर्त कि ये इंडिया गठबंधन एक सीट पर एक होकर चुनाव लड़ ले और इस बात की परवाह ना करे कि दो किसको ज्यादा मिली है, दो किसको कम मिली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सीट पर एक, और गठबंधन में उस ढंग की तैयारियां भी चल रही हैं। जितने मीटिंग्स हुए अभी तक, जिन जिन राज्यों के लिए मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग में कहीं ना कहीं जब बाहर निकल के नेता आए हैं तो वो बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से मीडिया के सामने अपनी बात उन्होंने रखी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन अंदर भी हो रहा है जब मीटिंग में बैठते हैं ये लोग। और जो बाहर खबरें आ रही हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि तालमेल बहुत ज़्यादा है, कहीं भी तालमेल की कमी नजर नहीं आ रही। मीनू जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या ये माना जाए अगर वहां से यात्रा शुरू करते हैं राहुल गांधी, और जैसी खबर आ रही है, जैसा कि सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने वहां साफ साफ हिदायत दी है, और कहा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा को लेकर जो एप्लीकेशन दिया गया था इधर से कांग्रेस की तरफ से, उसको ओके करने का अधिकार सीएम ने अपने पास रख लिया था। अब जो फरमान आया है वो आप सबने सुन ही लिया। कैसे देखा जाए इसको? क्या आप भी मानती हैं कि पहली जीत न्याय यात्रा की ये 14 तारीख को हो जाएगी, ये मान लिया जाए? देखिए, जीत तो तभी हो गई जब उन्होंने इसके ऊपर निर्णय को रोक लिया, परमिशन नहीं दी, फिर आंशिक परमिशन दी। तो पहले परमिशन देने से रोकना ही जीत है। आप डरे हुए हैं, मतलब अगर आप रोकना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आपको डर है कि ये कुछ नया, कुछ जलजला या कुछ एक उथल पुथल, या कोई यहाँ पे कोई एक माहौल में एक अलग तरह की ऊर्जा ना फैल जाए, तो वो नहीं चाहते हैं। और देखिए, वो जो वीरेंद्र सिंह है जो मुख्यमंत्री, वो तो डेफिनेटली केंद्र सरकार के ही सलाह से काम कर रहे होंगे। उनको जो आदेश आए होंगे उसके हिसाब से उन्होंने पहले कह दिया कि नहीं दे रहे हैं, रोक लिया। इतनी देर में सोशल मीडिया को खंगाला, उन्होंने देखा कि इसमें तो विरोध हो रहा है, तो आंशिक मंजूरी कर दी। तो आजकल वो सोशल मीडिया पे उनका लगे रहते हैं, वो 24 घंटे बैठे रहते हैं उन लोगों के लोग, तो उसमें मजबूरी है उनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी अगर उन्होंने कम लोगों को किए तो जरूरी नहीं कि एक जगह इकट्ठा हो जाए सारे लोग। तो 5-5, 6-6 लोग बहुत दूर दूर तक, किलोमीटर तक खड़े हो सकते हैं और जुड़ते चले जाएं उसके आगे आगे बाद में, उनकी परिधि से बाहर निकलने के बाद। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इम्फाल में डिस्टर्बेंस थोड़ी है, जहां के लिए वो लोग रोक रहे हैं उनको। इम्फाल में क्या डिस्टर्बेंस है? जो हिंसा हो रही है वो अलग अलग इलाके हैं, दूर के इलाके हैं वहां से, लेकिन क्योंकि उनको विघ्न पैदा करना है तो और उसको रोकना है। देखिए, इसमें परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी आपने देखा था कल परसों केसी त्यागी कह रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए थी ये यात्रा, अकेले नहीं करनी चाहिए थी कांग्रेस को। आपको ध्यान होगा राजीव जी, जब ये यात्रा चली
और वहां खत्म हुई कश्मीर पे शानदार तरीके से, तो वहां कांग्रेस ने सबको इनविटेशन भेजा था, विपक्षियों को, सभी नेताओं को, तो कोई भी वहां पहुंचा नहीं था अलावा संजय राउत के या फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई नहीं पहुंचा था श्रीनगर। और आज सब लालायते हैं कि हम भी जुड़ जाएं इस यात्रा से। तो ये बताता है कि ये जो एक्सरसाइज है यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की, इटसेल्फ बहुत कितना इफेक्टिव टूल है ये। मतलब सबको अब ये लग रहा है कि जो पहले इसकी सफलता में उनको संदेह था, शुबह था, उनको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा ये है टूल है। फिर मैं कहूंगी कि मैं पहली भारत यात्रा के दौरान भी कह रही थी कि इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा टूल बनने जा रही है ये पद यात्रा, और वो साबित भी हो रहा है। तो ये सरकार देखिए कितना जोर लगा रही है कि इसको शुरू ही ना होने दें, मतलब मणिपुर से ही ना शुरू होने दें। तो जितना आप मणिपुर का नाम दबाना चाहेंगे उतना ही ये उछलेगा, तो आपकी एक्सरसाइज बेकार जाएगी। इससे अच्छा तो ये होता कि चुपचाप कर देते, उनको परमिशन दे देते और निकल भी जाती यात्रा, चुपचाप से निकल जाती, तब ज्यादा शोर ना मचता। अब उन्होंने और उनके जो उनका डिटर्मिनेशन है उसे और ताकत दे दी है कि नहीं, अब तो खूब शोर मचाया जाएगा, खूब नारे लगाए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अहिंसक जो भी प्रतिरोध है उसको करने से कोई नहीं रोक सकता, अहिंसक प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, अहिंसक रैली करने से आप नहीं रोक सकते, अनलेस आपको कोई वहां क्या, कोई कांग्रेस क्या है वहां कोई आगजनी करने जा रही है, वहां न्याय की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। उल्टे आपको तो कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए था सरकार को, वो कांग्रेस आपको मुफ्त में करके दे रही है, आपका काम हो रहा है मुफ्त में। लेकिन क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि इस बहाने से कांग्रेस का क्लाउड बढ़े, कांग्रेस का प्रभाव लोगों के दिमाग में बढ़े, और जिन इलाकों से ये यात्रा गुजर रही है उन इलाकों में कांग्रेस डेफिनेटली कुछ असर तो, प्रभाव उत्पादकता तो बढ़ेगी उनकी। तो आपका सारा जो ये आप जो षड्यंत्र कर रहे हैं रोकने और इसको या परमिशन ना देने का, उसके पीछे इनकी मंशा यही साफ नजर आती है, और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि पहली भारत यात्रा ने जैसा ट्रांसफॉर्मेशन एक चमत्कार सा हो गया है। मतलब राहुल गांधी एक निर्विवाद नेता हो गए, मतलब विपक्ष के नेता भी उन्हें ही निर्विवाद मानने लगे और बात सुनने लगे उनकी, फोन पे मान जाते हैं उनकी बात, फोन करते हैं राहुल गांधी मान जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये तो इसके तो बड़ा चमत्कार, इसकी शक्ति आ गई भारत यात्रा करने से, कहीं दूसरी यात्रा करके ये वो ना बन जाए कोई चमत्कारी बाबा। तो इसलिए उनका कोशिश ये है कि देखिए जिस हिसाब से इस टाइम देश में उथल पुथल मची हुई है और लोग विरोध के स्वर उठने लगे हैं और विपक्ष एक हो रहा है, इंडिया गठबंधन, तो उस स्थिति में वो अपना हर संभव जो भी उनकी कैपेसिटी में है वो डेफिनेटली इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर कन्विक्शन स्ट्रांग है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, और चलेगी। लोग बहुत उत्साहित हैं राजीव जी यात्रा को लेके, लोग फोन कर रहे हैं कि कैसे जुड़े, कहाँ जुड़ जाए, जुड़वा दीजिए, वहां पे जुड़वा दीजिए हमें। तो ये लोगों को बहुत उत्साह है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारा पहली यात्रा मिस कर दी हमने, अब तो जरूर जुड़ेंगे। तो अब देखिएगा कितना पहली यात्रा के मुकाबले 50 गुना ज्यादा भीड़ होगी राजीव जी, जब भी वो जहां भी पैदल चलेंगे, बस में चले, जैसे भी चले, देख लीजिएगा आप, देखेंगे अभी आ जाएगी 14 तारीख, दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 14 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं है, और इसी रविवार से इस यात्रा की शुरुआत है, और बहुत कुछ देखेंगे हम इस यात्रा में, बहुत कुछ होना है। और इस यात्रा से एक सामाजिक और आर्थिक न्याय ही नहीं बल्कि राजनीतिक न्याय की बात भी इस यात्रा में है। तो उस राजनीतिक न्याय के जरिए कहाँ तक इंडिया गठबंधन आगे पहुंचता है वो भी देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक की चर्चा और दोनों साइड न्याय की बात। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उद्धव ठाकरे ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोटा मोटी बात उन्होंने वही कही है कि न्याय की जीत होगी। अभी जो कुछ भी हो रहा है आने वाले समय में सब कुछ सामने होगा जब हम जनता के दरबार में पहुंचेंगे। ये एक अलग अदालत है और जहां फैसला दे दिया गया है, सुना दिया गया है एक तरफा, लेकिन जब हम जनता की अदालत में जाएंगे तो वहां फैसला कुछ और होगा, ये उनका मानना है। और 1999 के आधार पर ये फैसला दिया गया है, सब कुछ शुरुआत में बता ही चुका हूँ। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। मणिपुर टू मुंबई, और बीच में आपने थोड़ा राम मंदिर का जिक्र भी किया, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं जाना इस खासकर राम मंदिर उद्घाटन में, इसके क्या मायने निकाले जाएं? विपक्षी दलों को बुलाकर उस फेर में डालने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, या ट्रस्ट ने, कहें तो राम मंदिर ट्रस्ट ने, कि गए तब भी नहीं गए तब भी बात तो होगी। वही बात जिस आपने वो बात छेड़ ही दी थी, ज़रा वो भी समझना चाहता हूँ। और उसके अलावा जब भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आपकी बात सुनना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये जो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना, ये वही जाल बिछाने वाली बात मानी जाएगी? जी देखिए राजीव जी, इसको लेकर बड़ा चर्चा थी और इनका जो समर्थित मीडिया है और बहुत सारे जो बीजेपी के या मोदी साहब के प्रशंसक कॉलम लिखने वाले कॉलम निगार लोग हैं, वो भी यही कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये कांग्रेस को गुगली फेंक दी गई है और कांग्रेस इस गुगली को खेल नहीं पाएगी। तो आप देखिए कि कांग्रेस ने उस गुगली को बैकफुट में आकर बाउंड्री पार करा दी है और साहसिक कदम है। और ये साहसिक कदम कांग्रेस कई दशकों से नहीं उठा पा रही थी कि तय करना होगा कि ये एक राजनीतिक मामला है, ये धार्मिक आस्था का मामला नहीं है। और कांग्रेस के इस फैसले को बल और मिलता है जब तमाम धर्माचार्य और शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, तो क्या नरेंद्र मोदी चारों शंकराचार्य से ऊपर है? या ये जो ट्रस्ट है, तो इस जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को लेकर भी सवाल अब खड़े हो गए कि इनका कितना नैतिक बल है। क्या वाकई ये सारे राम भक्तों की भावना को रिप्रेजेंट करते हैं? सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है, अभी उस पर सिविल वर्क और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरें देखी जा सकती हैं, ट्रस्ट के ही ट्विटर अकाउंट से तस्वीरें आई, उसको देख लीजिए आप। जो तस्वीरें दिसंबर के आखिरी सप्ताह की तस्वीरें हैं जी। उस अधूरी इमारत में, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर बड़ी आपत्ति है धार्मिक लोगों में भी। गृह प्रवेश कब होता है? जब आपका घर बन जाता है। आप खुद कह चुके हैं, बीजेपी की तरफ से प्रचार हुआ तो कहा जा रहा था कि मोदी साहब ने कहा कि हमने भगवान राम को घर दे दिया जी। उसी घर का तो गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। तो घर क्या अधूरा घर देकर आप गृह प्रवेश करेंगे? तो जो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, ये कांग्रेस ने बहुत साहसिक कदम और राजनीतिक सूझबूझ का कदम उठाया है। और हर फैसला केवल सीटों के नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे फैसले इतिहास की दिशा को नया मोड़ देने का काम करते हैं। ये उनमें से एक फैसला है। ये वैसे ही फैसला है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने पीछे शिलान्यास होने दिया था जी, और तटस्थ भूमिका में आ गए थे। इस बार कांग्रेस ने जो फैसला, कांग्रेस को तब लेना चाहिए था तो शायद ये इतनी देश की राजनीति वहां नहीं जाती जहां पहुंच गई। वो फैसला अब हुआ है और इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। साहसिक, राजनीतिक, सूझबूझ भरा फैसला है। अब जहां तक बात है कि उसमें कितना राजनीतिक नफा नुकसान होगा, ये भी हम देख लेंगे। 2024 के इलेक्शन में दिख जाएगा। इसकी चर्चा मैं कई दिन से कर रहा हूं कि समाज में उन वर्गों में हलचल है, कांग्रेस की तरफ रुझान, इसको पिछले 30 साल से वोट देना बंद कर चुके थे। और इसकी चिंता बीजेपी को भी होनी चाहिए, इसकी चिंता इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को भी होनी चाहिए। बिल्कुल।
हम यहाँ पे निष्पक्ष होकर जो है वो विश्लेषण करते हैं, तो हमको किसी के पक्ष की और किसी के कम ज़्यादा और किसी के साथ खड़े होने की वो दरकार नहीं है हमारी। तो हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं राजीव जी ये बात कि तमाम क्षेत्रीय दलों को भी इस बात को देखना चाहिए कि कांग्रेस ने अगर ये फैसला लिया है तो वो कितना बोल्ड फैसला है और वो उसकी राजनीति किधर जा रही है। जी बिल्कुल। दूसरी बात मीनू मणिपुर जी की बात है। जी जी हाँ जी प्लीज प्लीज प्रशांत। मणिपुर की बात ये है कि देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में इम्फाल का सिटी मजिस्ट्रेट नहीं तय करेगा कि देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। वहां का एसडीएम नहीं तय करेगा कि 144 लगा देंगे तो राहुल गांधी वहां पे यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी। इतने बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम नहीं तय करते, और ना कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी को इसका ध्यान देना चाहिए। मणिपुर का जहां तक मामला है राजीव जी, अभी शकील अख्तर जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे। मणिपुर का मामला यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में उठा। उस वक्त उठा जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में थे। रेजोल्यूशन पास हुआ वहां। उस रेजोल्यूशन में मोदी साहब और बीजेपी का नाम लिया गया। दुनिया की तमाम पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई। राहुल गांधी की यात्रा शायद वहां तक नहीं पहुंचती, उसकी आवाज, अगर ये प्रतिबंध करने की बात नहीं आती तो। वो प्रतिबंध करके इन्होंने सबको जगा दिया कि देखो भाई, ये वही मणिपुर है जिसके लिए प्रस्ताव पास किया था आपने, जहां पे इतने चर्च जलाए गए थे, इतनी हत्याएं हुई थी, जहां पे मोदी साहब गए नहीं, खामोश रहे, बयान भी दिया तो विवादित हुआ। पार्लियामेंट में भी जो बयान दिया वो विवादित हुआ। सब कुछ ताजा कर दिया 144 लगाकर। तो और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा राजीव जी। दूसरा असर क्या होगा कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति में इसका असर होगा। पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति की दिशा बदल देगा ये। तो इस तरीके के जो अविवेकपूर्ण कदम होते हैं, वो जैसे 1980 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का हुआ था, वैसे ही फैसला है ये भी कि राहुल गांधी अब यात्रा मणिपुर चालू करते, अपना कवरेज करते, वहां पे जाते और बातें हो जाती। लेकिन अब वो प्रतिबंध करके उन्होंने उन सब लोगों को जगा दिया जो दुनिया भर की संस्थाएं मणिपुर को लेकर देख रही थी भारत में और नरेंद्र मोदी सरकार को। राजीव जी बिल्कुल, दुनिया भर में एक अटेंशन तो आ ही गया है राहुल गांधी की इस यात्रा से भी। और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 14 तारीख में, और उसके बाद आप देखेंगे देश की सियासत में और भी तेज हलचल को देखेंगे आप। मीनू जी कुछ जोड़ना चाह रही थी। मीनू जी। जी हाँ जी, मैं ये मंदिर को ही लेके जोड़ना चाह रही थी। देखिए, जो 4 शंकराचार्य हैं वो, ये हिंदू धर्म का उत्सव हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा जो है एक हिंदू देवता की, हिंदू भगवान की हिंदू मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य हैं वो 4 शंकराचार्य हैं। जब उन 4 शंकराचार्य ने इसको धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत नहीं बताया है इस प्राण प्रतिष्ठा को, तो कांग्रेस का फैसला तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। मैं तो कहती हूँ मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी सबसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार बन रहे हैं, लंबरदार बन रहे हैं। तो उन्हें शंकराचार्यों की बात को मानना चाहिए कि भाई ये अधूरे मंदिर में जाना गलत है, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर मोदी जी सच्चे हिंदू हैं, तो अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब आप शंकराचार्यों की बात को नहीं मान रहे हैं, और शंकराचार्य इस हिंदू धर्म के कोई नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात इसमें एक और आ रही है, रामानंदी संप्रदाय बताया गया है कि भाई हम, ये संपत राय जी ने कहा ये रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, तो उसमें शंकराचार्यों की जरूरत नहीं है हमें। तो भाई वहां योगी आदित्यनाथ किस हैसियत से बैठेंगे वहां? वो तो नाथ संप्रदाय के हैं भाई। जो नाथ संप्रदाय का तो असल में तो कुछ लेना देना ही नहीं है राम से। तो मतलब इनके पास हर बात का कुतर्क मौजूद है।
मतलब एक तरफ तो आप बात करते हैं जाति विहीन समाज बनाने की, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? हिंदू धर्म को संप्रदायों में बांट रहे हैं। रामानंदी, शैव, शाक्त और कहां से ले आए ये लोग। मतलब इनको यही नहीं पता है कि हम अपनी बात को डिफेंड करने के लिए क्या लॉजिक दे रहे हैं, वो उल्टा हमारे ऊपर बूमरैंग करेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें एक विवाद नहीं है उस मंदिर में। वो अयोध्या का जो मुद्दा जितना विवादास्पद नहीं था, उससे ज्यादा ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विवादास्पद बन गई है। उसमें शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं चारों, जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु है, धर्माचार्य हैं। उसमें मंदिर अधूरा है, उसमें रामलला की वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है जो वहां पे होनी चाहिए थी, नई मूर्ति बना के ला दी गई है। और देखिए राजीव जी, मैं लास्ट बात कहना चाहूंगी, ये जो प्राण प्रतिष्ठा जैसी जो मंदिर की हो रही है, ऐसा एक जैन धर्म में भी, जैनों के यहाँ भी होता है एक महोत्सव, उसमें शायद आपके दर्शकों को पता भी होगा। इसी तरह मंदिर बनता है जब वहां, तो उसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कहा जाता है। उसमें इसी तरह से मंदिर और उसमें मूर्ति की स्थापना होती है, तो वो एक्सक्लूसिवली वहां पे धर्माचार्यों का और शास्त्र के ज्ञाताओं का, शास्त्रियों का, पंडितों का वो रहता है काम। वो उस इलाके में केवल उन्हीं की उपस्थिति होती है, नेताओं की कोई उपस्थिति नहीं होती। और अगर कोई नेता आ भी जाता है ऐसे कार्यक्रम में, तो वो मंडप में बैठता है, जाके एक मंडप बना रहता है अलग, वहीं वो धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेके बाहर से बाहर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जहां प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, वहां बैठ के वो सब सर्वोच्च हो जाए। वहां पे सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं जो सूर्य मंत्र कान में देते हैं वहां प्रतिमा के। तो ये इन्होंने सब चीजों को एक दरकिनार कर दिया। उसमें इनके अपने ही धर्म की जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, या जो भी कुछ वहां की जो सेरेमनीज होती है, उनके सब के क्या था, एक मोदी जी बन गए। एक 5वें शंकराचार्य की बात जो सोशल मीडिया पे कही जा रही है, तो वो गलत नहीं है कि 5वें शंकराचार्य मोदी जी बन गए हैं। तो मेरा तो ये कहना है भाई, शंकराचार्यों की बात को मानते हुए जैसे कांग्रेस नहीं जा रही है, भाई कांग्रेस ने शंकराचार्यों की बात को ही तो माना, तभी तो उन्होंने मेंशन किया कि भाई अधूरा मंदिर है ये। तो इसी तरह मोदी जी को भी मानना चाहिए शंकराचार्य की बात, और ना जाए। और जो भाजपा के अन्य नेता हैं, उनको भी शंकराचार्य की बात को मानना चाहिए, अगर वो सच्चे हिंदू है तो। जी हिंदू की बात हो रही है। सुनील शुक्ला जी, जरा क्लोजिंग कमेंट आपसे। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाली भाजपा और यहाँ हिंदुओं के ही उसमें फंसी हुई है। देखिए, जो अब राम मंदिर को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, अब ये मास्टर स्ट्रोक उस हिसाब से, उस अंदाज से और वहां पहुंच चुका है जहां हिंदू ही आपस में लड़ रहे हैं। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये लड़ाई, क्या इस लड़ाई में भी भाजपा यहां फंसी हुई दिखाई देती है? नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर यह एक धार्मिक आयोजन है, जो कि धार्मिक मंदिर का काम धार्मिक आयोजन का है, हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, और हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ जो धर्माचार्य हैं, उनके अब ऊपर कोई नहीं है, चारों शंकराचार्य के ऊपर कोई नहीं है। पुरी के शंकराचार्य जी आपके सामने बोल रहे हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात हम सभी लोग सुन चुके हैं, बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य की बात हम लोग सुन चुके हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य की बात हम लोग सुन चुके हैं। सभी ने धार्मिक आधारों पर इस आयोजन में शामिल न होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर अपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जो जिस समय इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराना विग्रह कहाँ है जहां में पूजा हो रही थी। सवाल इस बात का है। दूसरी चीज जो इसके प्रतिकार में चंपक राय जी ने कहा कि रामानंदाचार्य संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, तो क्या रामानंदाचार्य संप्रदाय के लोग शंकराचार्य से की बातों से गवर्न नहीं होते हैं? वो लोग शंकराचार्य की परिधि में नहीं आते क्या? उनकी बात उन पर लागू नहीं होती है? वो हिंदू सनातन परंपरा से अलग है। और अगर आप ये मानते हैं तो इनमें रामानंदाचार्य संप्रदाय के कौन लोग हैं जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं? आखिर क्या इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रामानंदाचार्य संप्रदाय के लोग करा रहे हैं? बहुत दूर नहीं है उनका मठ, उनका मठ वाराणसी में है। उनके किस धर्म गुरु को आपने बुला लिया? और दूसरी चीज कि यह पूरा का पूरा मंदिर निर्मोही अखाड़े का माना जाता है, उसी के पुजारी वहां पे रहते हैं। वो अखाड़े के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कहाँ पे है, किस भूमिका में है वो? और क्या अखाड़े, अगर यह राम मंदिर निर्मोही अखाड़े का हिस्सा है तो क्या अखाड़े शंकराचार्य के अधीन नहीं आते?
उनको नहीं मानते हैं वो? क्या शंकराचार्य की बात इन अखाड़ों पर लागू नहीं होती? किसकी बात आप बता रहे हैं? और अपूर्ण मंदिर, और दूसरी चीज प्रशांत जी ने कहा गृह निर्माण, गृह प्रवेश और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोनों में बहुत फर्क है। आप अधूरे मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप उस मकान में रह करके उस मकान की फिनिशिंग के काम करा सकते हैं, लेकिन खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते आप, और अपूर्ण मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। दो अलग चीजें हैं। गृह प्रवेश एक गृहस्थ का आयोजन है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक आयोजन है। उसकी पूरी धार्मिकता, उसकी पूरी शास्त्रीयता है, उसके पूरे प्राविधान है। आप अपने मकान में नींव डाल लीजिए और गृह प्रवेश का शुभ दिन आपको मिल जाए, टीन छप्पर डाल के प्रार्थना शुरू कर दीजिए, दरवाजा बाद में लगाइएगा, पूरी छूट है आपको। फर्श बाद में बनवाइएगा, बिजली कनेक्शन बाद में लीजिएगा, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। लेकिन एक अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यह पूरा उसका प्राविधान है। एक टूटी हुई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसकी पूजा नहीं हो सकती। अगर आपके घर में कोई शीशे में मढ़ा हुआ फोटो है और शीशा टूट गया तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए आपको। इस तरह के प्रावधान हमारे यहां है। आप पूर्ण प्रतिमा की पूजा कीजिए। तो अगर यह धार्मिक आयोजन है, धार्मिक शास्त्रीयता का पालन होना चाहिए। और अगर ये राजनीतिक आयोजन है तो किसी अन्य राजनीतिक दल के आयोजन में किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य हो जाएगा। स्थिति साफ है एकदम। मणिपुर की बात अगर आप करते हैं राजीव जी, मुझे एक घटना याद है, आपको मैं बताना चाहता हूं। यह बात है 2007 के दौरान, जब 2011 के समय घटना होगी। 2011 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन के धरने का, प्रदर्शन का आह्वान किया राज्यव्यापी सरकार के खिलाफ, और राज्य सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। स्थिति यह आई कि समाजवादी पार्टी का जो विक्रमादित्य मार्ग पे दफ्तर है उसके सामने बल्लियां गाड़ दी गई, कोई बाहर नहीं निकल सकता। और पूरे लखनऊ में, मैं लखनऊ में था उस समय, पूरे लखनऊ में चप्पे चप्पे पुलिस लगी हुई थी। किसी को निकलने की घर से इजाजत नहीं थी। जितने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे सब हाउस अरेस्ट थे। अखिलेश यादव उन समय पे MP हुआ करते थे और लोकसभा चल रही थी। वह लौटे दिल्ली से अपने धरने में शामिल होने के लिए और लखनऊ एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम सिंह जी अपने दफ्तर से अकेले निकले एक गाड़ी में। उस गाड़ी में मुलायम सिंह जी थे और निकले कि उस कार, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुझे लखनऊ जाना है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, सदन की कार्रवाई भाग लेने के लिए जा रहा मुझको। लोगों ने, किसी ने उनको इजाजत नहीं दी उनके साथ कैसे हो जाने के लिए। वो अपनी गाड़ी से निकले। मेरे सामने एक घटना है। अकेली एक गाड़ी आई और जो हजरतगंज चौराहा है, हमारे ख्याल से आप भी देखे होंगे, प्रशांत जी और सभी लोग देखे ही होंगे, जो आज अटल चौराहा कहा जाता है, उसी चौराहे पर वो गाड़ी आकर रुक गई। किसी को नहीं पता कि इस गाड़ी में कौन है। उसमें से उतरते हैं मुलायम सिंह यादव और एक चादर बिछा करके उस चौराहे पर बैठ गए। अकेले चादर बिठा के बीच चौराहे पर बैठ गए। वो हजारों हजार की संख्या में लोग वहां उपस्थित हो गए और जिस आयोजन को, जिस प्रदर्शन को, जिस धरने को विफल करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी, वो सबसे सफल आयोजन हो गया। क्या मणिपुर की सरकार इम्फाल के नागरिकों को यह निर्देश देने के लिए तैयार है कि कोई भी राहुल गांधी के साथ चलेगा नहीं? अगर वो सड़क पर चलेंगे तो उनके अगल बगल कोई दिखाई नहीं पड़ेगा? क्या यह निर्देश दे सकती है वो? और राहुल गांधी को अकेले कोई सड़क पर चलने से रोक सकता है? अगर राहुल गांधी को अकेले सड़क पर चलने से रोका नहीं जा सकता तो फिर उनकी पदयात्रा को वहां से शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता। आज जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है देश के विभिन्न हिस्सों में और खासतौर से मणिपुर में, मैं इसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हूं कि उनकी पदयात्रा को वहां से कोई प्रारंभ होने से रोक लेगा कोई सरकारी आदेश। राजनीतिक कार्यक्रम सरकारी आदेशों से नहीं रुकते हैं, कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी वहीं से शुरू करेंगे। अब बहुत हो गए, लोग अकेले चलने देंगे, उनको अकेले चल देंगे। वो राहुल गांधी ने क्या कहा था जब उनसे श्रीनगर में कहा गया कि आप नहीं जा सकते, उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, जो भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करूंगा। क्या हुआ? बिल्कुल एक गिरती हुई भयानक बर्फबारी में एक बड़ा जबरदस्त राजनीतिक आयोजन किया उन्होंने। बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए। प्रशासनिक आदेशों से राजनीतिक आयोजनों को आप नहीं रोक सकते, संभव ही नहीं है। अगर कोई सोचता है तो दिवा स्वप्न देख रहा है। और कांग्रेस ने जो फैसला किया, कांग्रेस का मंदिर, आप अगर मंदिर चले जाते तो कौन खुश होता उससे? वो लोग जो मंदिर के बनने से खुश है। और क्या वो कांग्रेस के साथ हैं? वो कांग्रेस के समर्थन में आने वाले हैं?
तो किसके ले जाएंगे आप? और जो लोग सामाजिक न्याय के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों के साथ इंडिया दल समूह कांग्रेस की सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, वह क्यों इस बात का समर्थन करेंगे कि कांग्रेस वहां जाए? आप अपने मतदाताओं के साथ रहिए, आप अपने समर्थकों के साथ रहिए, आप अपने उन मुद्दों के साथ रहिए जिसके आप पैरोकार हैं। और मेरा मानना है कि कांग्रेस ने वही किया जो उसका समर्थक चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस कुल मिलाकर यात्रा शुरू कर रही है और उसी मणिपुर की राजधानी इंफाल से यात्रा शुरू हो रही है और वो यात्रा मुंबई तक पहुंचेगी। इस बीच हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए मार्च के सेकेंड वीक में, और मार्च के तीसरे सप्ताह में ये यात्रा समाप्त होगी, यानी सप्ताह भर पहले शायद चुनाव की घोषणा हो जाए मार्च में, इस यात्रा के समापन से पहले। और यात्रा समाप्त होगी मुंबई में। और आज मुंबई में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। इस बीच 22 तारीख को एक और घटनाक्रम है जिसकी चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं, वो है राम मंदिर का उद्घाटन। उसमें हिंदुओं के रक्षक, हिंदुत्व के प्रहरी जो हैं वही हिंदुत्व को बांट रहे हैं। हिंदू बट चुका है और ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। चारों शंकराचार्य अगर राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं, कई लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, और उन लोगों को, कई ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो जाएं तब भी चर्चा होगी, नहीं जाएं तब भी चर्चा होगी। उनमें से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही, जिनकी चर्चा आज हम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में हमारे दो साथी और